नहीं तपस, यू हैव टू क्लिक दैट, नो प्रेजेंटेशन ही नहीं अभी तो। वो तो नहीं, मैंने क्लिक कर दिया, मेरा पीपीटी खुल गया मेरे डेस्कटॉप में। बट दैट इज नॉट बीइंग सीन ऑन द स्क्रीन। तो वाई सो इसको मिनिमाइज करो ना, ये जो ना इट इज योर फोल्डर, इसको मिनिमाइज करो। कर दिया उसको तो मैंने। नहीं, मैंने क्लिक कर दिया, मेरा पीपीटी खुल गया मेरे डेस्कटॉप। यार एक सेकंड यार, देयर इज सम इशू दैट मींस। तो वाई इसको मिनिमाइज करो। वी आर लाइव नाउ तपस। उसको तो मैंने। Good morning, everyone. We will be just starting in a few minutes. There is some technical glitch. Please bear with us. Tapas, now it is the presentation. Yes. Am I audible now? Yes, you're audible now. Yeah, great. Okay. So, a very good morning to everyone. A lovely Sunday morning. हम सबके घर में हम लोग अच्छी तरह से खुशहाल जिंदगी जीते हैं because of the energy that we receive from various sources. And आज का ये टॉपिक है the energy revolution in oil gas and energy. ये जो इनिशिएटिव है पूरा, जो हर संडे हम लोग पार्टिसिपेंट्स के लिए जो लेके आते हैं, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का थ्रू नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस का विजन है कि हमारे यूथ ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सके, अलग अलग इंडस्ट्री में कैसे जॉब आजकल उभर रहे हैं, बहुत सारे जॉब क्रिएट हो रहे हैं, बट चैलेंजेस हमारे यूथ इसको जान नहीं पाते, उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, कैसे अपॉर्चुनिटीज है। सो इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है तापस मजूमदार। A little background about Tapas Majumdar. Tapas Majumdar comes with a background in procurement and contracts professional है। इनका काफी साल का एक्सपीरियंस है, 23 years हो गए ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में, विच इज अ लॉन्ग टाइम। ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, एंड इन्होंने अपना MBA किया है इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली। जैसा मैं बता रहा था कि तापस जी ने 2000 में NTPC ज्वाइन किया था और काफी सारे एरियाज पे फंक्शंस पे इन्होंने काम किया हुआ है, जैसे कि पावर प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्निकल सर्विसेज, प्लानिंग एंड सिस्टम्स, प्रोक्योरमेंट वगैरह वगैरह। प्रेजेंटली अभी ये बांग्लादेश से है, सीधा ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ही इज देयर एज ए जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स। ये बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड का एक हिस्सा है, एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए बांग्लादेश में। सो वेलकम तापस, सो हैप्पी टू सी यू हियर। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन तो मिस्टर प्रवीण ने दे ही दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बेसिकली आई वर्क विथ NTPC। मैं NTPC में हूँ, और अगर आप लोगों ने NTPC के बारे में नहीं सुना हो तो इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, और मैं ऐसे कहूँ कि हर चौथा बल्ब जो इंडिया में जल रहा है वो NTPC की बदौलत से जल रहा है। मोर देन 25% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन NTPC करती है। तो मैं 23 साल, मेरे को NTPC में 22 साल हो गए हैं। NTPC के पहले मैं प्रसार भारती में था, जिसको आप दूरदर्शन बोलते हैं। उसके अलावा मैंने LNT में भी काम किया, लार्सन एंड टूब्रो में। और अभी हम लोग एक बांग्लादेश में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश को एक पावर प्लांट बना के दे रही है, जो एक $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसका एंटायर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज मैं देखता हूँ।
अभी प्रोजेक्ट हमारा 1 यूनिट आ गया है, 2nd यूनिट आने वाला है, थर्मल पावर प्लांट है। बाकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अपने इंजीनियरिंग किया है। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि समटाइम्स आपका क्या बैकग्राउंड है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रोफेशन काफी चेंज भी हो जाता है। तो देयर इज ऑलवेज कैरियर ग्रोथ में जरूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है आप उसी में रहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, आज मैं प्रोक्योरमेंट देख रहा हूँ एनटीपीसी में, तो इट चेंजेस। बिफोर दैट मैं आप लोगों को सारे कैरियर एस्पिरेंट्स को एक चीज बता दूं। मैं जैसे आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, बीच में आ रहे हैं कि आई वांट जॉब सर। तो आपको जॉब के लिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि पावर सेक्टर में कैसे जॉब है, उसके लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, आप लोगों को किस हिसाब से तैयारी करना और क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल दैट्स इट अबाउट माय इंट्रोडक्शन। सो प्रवीण, व्हाट नेक्स्ट नाउ? हेलो प्रवीण, एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? प्रवीण? हेलो? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? प्रवीण, ये क्या हो गया? देयर इज नो। ओके। ओके, शुड आई कंटिन्यू? वेल, तो टू स्टार्ट विथ, मैं आज आप लोगों को एनर्जी, इंडिया के एनर्जी सेक्टर के बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा। क्या है एनर्जी सेक्टर, और एनर्जी सेक्टर में आपके जॉब प्रोस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। मैं आप लोगों को एनर्जी सेक्टर का एक बैकग्राउंड देने के बाद ट्रेंड्स, अभी क्या ट्रेंड एनर्जी सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड फाइनली आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड क्या है। हम सुनते तो हैं हम एनर्जी सेक्टर बहुत बूम हो रहा है, इंडियन एनर्जी सेक्टर क्या है। तो व्हाट इज एनर्जी सेक्टर? जिस भी चीजों से आपको एनर्जी मिलता है, चाहे वो कोयला हो, जैसे जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, या फिर रिन्यूएबल सोर्सेस हो, न्यूक्लियर हो, जिनसे भी आपको एनर्जी मिलता है या पावर जनरेट कर सकते हैं, उन सारे को मिला के हम बोलते हैं एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर में क्या है, प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है, रिसर्च भी है, देयर आर वेरियस थिंग्स। तो इनसे तो सारे एनर्जी, जिनसे भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम पूरे को ओवरऑल बोलते हैं एनर्जी सेक्टर। आप लोग इंडिया, अभी तो इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी हो गया है। तो आप लोग को बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इंडिया जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 99 से लेके 2021 का अगर हम इंडिया का जर्नी देखें, तो 99 में इंडिया का जो पोजीशन था, 6 पोजीशन में था एनर्जी कंजम्पशन में। लेकिन आज इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है। दैट मीन्स हमारा एनर्जी डिमांड इतना बढ़ गया है। तो जितना आपका एनर्जी डिमांड बढ़ेगा, इसका मतलब उतना ही आपका जॉब प्रोस्पेक्ट भी उस सेक्टर में ज्यादा रहेगा। जो भी चीज का डिमांड बढ़ेगा, उधर उसका जॉब प्रोस्पेक्ट उतना ही बढ़ेगा।
क्योंकि कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बताया कि इंडिया थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर तो है। इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन पिछले 1990 से लेके अभी तक 3 गुना बढ़ चुका है, 300%। लेकिन हम लोग का जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है अभी भी हमारा वर्ल्ड एवरेज से 1/3 है। दैट मीन्स कि वर्ल्ड का जितना एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है हम उसका 1/3 ही कर रहे हैं। वर्ल्ड एवरेज करीब 3,500 है किलोवाट आवर पर यूनिट पर ईयर, बट हमारा 1,250 ही है। तो वहां पे भी हमारे लिए बहुत स्कोप है अभी, क्योंकि हमारा पर कैपिटा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो फ्यूचर में और बढ़ेगा। तो इंडिया में अर्बनाइजेशन और इंडिया के ग्रोथ के साथ एनर्जी सेक्टर अभी और बहुत बढ़ना है। अभी हम वर्ल्ड के थर्ड हैं, मे बी इन कमिंग ईयर्स हम सेकंड हो जाएंगे। फर्स्ट चाइना रहेगा, सेकंड इंडिया रहेगी। नाउ ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इंडिया में 3 गुना बढ़ गया है 1990 से अभी तक, हमारा वर्ल्ड एवरेज से भी कम है, 3 गुना कम है। तो इनसे ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? कोई बता सकता है कि इससे हमको क्या हिंट मिलता है? जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, घटेगा, ग्रोथ होगा? आप लोगों को क्या लगता है? कोई आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को समझ में आ रहा हो कि ये जो मैं आप लोगों को फैक्ट्स दे रहा हूं इससे व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड। कोई मुझे बता सकता है कि इन हिंट से आपको क्या समझ में आएगा? वेल, ये सारे फैक्ट्स से हमको ये समझ में आता है कि हम लोग कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या हम खाली ऐसा हो सकता है कि हम कंज्यूम करें और उसकी पैदा प्रोड्यूस ना करें? तो बिना प्रोड्यूस के हम खाली कंज्यूम करते रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारी सस्टेनेबल को ही चैलेंज कर देगा वो। हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम खपत करेंगे तो हमारा घर तो चल नहीं सकता। तो ये क्लियर कट एक सबसे आसान शब्दों में बोलूं तो ये कहता है कि इसका मतलब हमारे पास अभी मैसिव पोटेंशियल है। अभी हमारे पास इंडिया का एनर्जी प्रोडक्शन लाइन में एनर्जी प्रोड्यूसिंग हमारे लिए इनएविटेबल, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बट हमको अपने एनर्जी प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ाना पड़ेगा। जॉब भी इनके मोहम्मद बिलाल जी कह रहे हैं कि जॉब इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही। जॉब कब इंक्रीज होगा? जहां आपका डिमांड बढ़ेगा आपका जॉब बढ़ेगा। सिंपल शब्दों में बोलूं, डिमांड बढ़ेगा आपका जॉब बढ़ेगा। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा। तो इंडियन एनर्जी इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, अभी और बहुत चेंजेस आने हैं अभी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम इतने बार मैंने बोल दिया कि इंडिया में का जो एनर्जी इंडस्ट्री है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें क्या क्या है। आप लोगों ने जैसे सुना होगा, ओएनजीसी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना है, वेदांता का नाम सुना है। ये लोग सब है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। जैसे आप लोगों ने शायद बॉम्बे हाई सुना होगा। बॉम्बे हाई बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है मुंबई में, जो डीप डीप सी में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो ऐसी ऑयल ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, इसमें मेजर जो इंडिया की कंपनी है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। तो ये लोग काफी बड़े पैमाने में काम करते हैं। अब ये जो ऑयल और गैस एक्सप्लोर होता है उसका रिफाइनिंग भी होता है, उनका रिफाइनिंग होता है, मार्केटिंग होता है। आप सारे जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, पेट्रोल पंप किस किस के हैं इंडिया में? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस। तो ये सब लोग किस में है? जो क्रूड ऑयल आता है इसका रिफाइनिंग करते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं। तो आप खाली इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जो पेट्रोल इतने पेट्रोल पंप है इंडिया में, थाउजेंड्स ऑफ पेट्रोल पंप्स, वो सब उन सब में जो ऑयल आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये सब रिफाइनिंग होके ट्रांसपोर्टेशन होके आ रहा है। तो वहां पे भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके एक्सप्लोरेशन से लेके रिफाइनिंग, मार्केटिंग, इन सब में मार्केटिंग भी बहुत बड़ा एक जॉब सेक्टर है। सिमिलरली नेचुरल गैस, हमारी जो गेल है, एक महारत्न कंपनी है गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, ये लोग नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, और नेचुरल गैस इंपोर्ट भी काफी होता है। इंडिया नेचुरल गैस एलएनजी ये इंपोर्ट भी काफी करती है दूसरे कंट्रीज से। ठीक है, अभी कई लोग मेरे को मैसेज में लिख रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। एनर्जी सेक्टर इज, मैं आप लोगों को बता दूं, एनर्जी सेक्टर का मतलब या एनर्जी इंडस्ट्री का मतलब खाली आज की डेट में सोलर नहीं है। सोलर इज ए न्यू ट्रेंड, नो डाउट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सोलर नया ट्रेंड है। हम सोलर में भी आएंगे, विंड में भी आएंगे। पहले मैं आप लोगों को ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ओके,
सिमिलरली अभी हम जितनी भी सोलर की बात करें, जितना भी विंड की बात करें, रिन्यूएबल की बात करें, हमारा मेजर आज भी जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो कंट्री का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है वो फॉसिल फ्यूल ही है, दैट इज और मेजरली कोल। कोल इंडस्ट्री, चाहे वो कोल माइनिंग हो, कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स हो, या कोल का जो यूज है सीमेंट प्लांट और बाकी जितने भी प्रोसेस प्लांट है, सब जगह कोल यूज होता है। स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, हर जगह कोल का यूज है। तो कोल का डिपेंडेंसी आज भी सबसे ज्यादा है, मोर देन 50% डिपेंडेंसी आज भी हमारा कोल के ऊपर है। तो कोल इंडिया इंडिया की एक महारत्ना पीएसयू है, जो 82% ऑफ इंडिया का कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया ही करती है, और हम थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करते हैं कोल। सिमिलरली आते हैं न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में भी बहुत कम है, हार्डली 1.5% भी नहीं है टोटल एनर्जी का। लेकिन हाँ, फ्यूचर में हमारा न्यूक्लियर बेस गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है, न्यूक्लियर को बढ़ाना है। अभी खाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही न्यूक्लियर में काम करती है, लेकिन अभी रिसेंटली बाकी पीएसयूज भी एनपीसीएल के साथ मिलकर काम कर रही है, जैसे एनटीपीसी, आईओसीएल, ये लोग भी अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट ढालेंगे। तो न्यूक्लियर में अभी काफी ग्रोथ है और काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज न्यूक्लियर में भी बढ़ेगी ना। कमिंग टू रिन्यूएबल, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मैसेज में डाल रहे हैं कि रिन्यूएबल के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल की अगर बात करें तो अभी सिंस दो इंडिया में सबसे ज्यादा कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है, नो डाउट, बट वर्ल्ड प्रेशर है, ग्लोबल प्रेशर है कि आपको कोल पॉल्यूटिंग कमोडिटी है, पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे पोल्यूशन काफी बढ़ता है। आप जितने भी टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, पोल्यूशन तो होता है। इस कारण से पूरी दुनिया अभी रिन्यूएबल पर स्विच कर रही है। लेकिन आज भी इंडिया उस पोजीशन में अभी भी नहीं है कि हम 100% रिन्यूएबल से रिप्लेस कर दें। हमारा कोल का डिपेंडेंसी रहेगा, और आगे भी अगले 25, 30, 35 साल तक कोल का डिपेंडेंसी नहीं हट सकता, क्योंकि हम लोग मेजरली कोल पर डिपेंडेंट है। बट नेवरदलेस रिन्यूएबल की अगर बात करें तो रिन्यूएबल अभी इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट ने 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट रखा था, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने अचीव भी कर लिया है। अभी 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट का। तो रिन्यूएबल में अभी इंडिया में हजारों कंपनियां हैं। अगर बड़े कंपनीज की बात करें, अदानी बहुत बड़े वे में आ रही है, एनटीपीसी भी आ रही है, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, बीएचईएल, रिलायंस, सारी जो मेजर कंपनी है अभी सब रिन्यूएबल एनर्जी में एंटर कर चुकी हैं, क्योंकि दिस इज द बिग बज इन इंडिया। आप लोगों में से कोई गेस कर सकता है कि इंडिया में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अभी काम कर रही होगी, छोटी बड़ी सब मिला के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, करीब कितना हो सकता है? कोई अंदाजा लगा सकता है कि कितनी रिन्यूएबल कंपनी इंडिया में काम कर रही होगी? कमेंट में लिख सकता है? मैं एक वाइल्ड गेस देखना चाह रहा हूं कि कितनी रिन्यूएबल कंपनी इंडिया में अभी काम कर रही होगी। कोई कमेंट में लिख के दिखाइए मुझे। एनीवन जो मुझे बता सके कि इंडिया में, एक रफ आइडिया दीजिए मुझे कि कितनी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, कितनी कंपनीज इंडिया में अभी काम कर रही होगी? चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि देर आर मोर देन, पीयूष कुमार ने 10 बोला है, अभिजीत मिश्रा ने 1000 बोला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 4000 से भी ज्यादा रिन्यूएबल कंपनी इंडिया में आज के डेट में प्रेजेंस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक कंपनी को एक सोलर प्लांट डालने को मिलता है, उसके अंडर में और भी बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं। तो अगर मैं उन सब लोगों को देखूं तो 4000 से भी करीब करीब 4500 कंपनीज इंडिया में अभी रिन्यूएबल पे काम कर रही है, 4500 कंपनीज। तो आप इससे, दो रिन्यूएबल प्लांट में 4500 कंपनीज काम कर रही है, तो आप इससे एक अंदाजा तो ये लगा सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कितना है। अभी रिन्यूएबल फ्यूचर में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और इनमें एक्सपर्ट जो हैं वो भी अभी कम है, तो हम आगे और बात करेंगे। इंडिया का टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है। 450 गीगावाट। अभी हम लोगों का जो टोटल है 400
415 गीगावाट अभी टोटल हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया का है। तो जितना भी पूरा इंडिया का टोटल एनर्जी कैपेसिटी है 2030 तक, वो पूरे को उतना उतना तो हम खाली रिन्यूएबल से ही पैदा करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का टारगेट है। तो जो आप लोग अभी जो कमेंट में रिन्यूएबल की बातें कर रहे थे, आप लोग वो इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग का अच्छा आइडिया है कि रिन्यूएबल का भी कितना वो है, स्कोप है। लेकिन रिन्यूएबल के साथ एक दिक्कत ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि सोलर पावर, विंड पावर, जब तक सनलाइट आ रही है, पावर जनरेट हो रहा है, तब आप यूज करें, बाकी उसको स्टोर नहीं कर सकते। ये तो सभी को पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब कर सकते हैं, बैटरी के फॉर्म में करते हैं हम अभी, और हम लोगों ने नए टेक्निक निकाल रहे हैं कि बैटरी के अलावा कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। बट ये जो स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, अभी जो सॉल्यूशंस हैं, ये बहुत महंगे सॉल्यूशंस हैं। आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सबसे सस्ता कोल आज तक, पिछले कुछ सालों तक सबसे सस्ता कोल, सबसे सस्ता इलेक्ट्रिसिटी कोल से मिलता था हम लोगों को। कोल वाज द चीपेस्ट। बट अभी पिछले कुछ सालों में, पिछले 8-10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी इतना बढ़ गया है, सोलर एनर्जी इतना बढ़ गया है कि कोल से भी कॉस्ट हमारा सोलर पावर का कम हो गया है। लेकिन हमारे साथ कंस्टेंट क्या है? सोलर पावर के क्या क्या कंस्टेंट है, कोई बता सकते हैं मुझे? अगर मैं खाली कोल बेस्ड पावर प्लांट हटा दूं और खाली सोलर पावर डाल दूं तो क्या दिक्कत होगा? कैन समवन टेल मी कि सोलर पावर से हमको क्या दिक्कत होगा? सोलर पावर को स्टोर नहीं कर सकते हम, मतलब स्टोरेज बहुत महंगा होता है। जब तक सनलाइट है, हम बिजली पैदा हो रहा है, सनलाइट गया बिजली बंद। लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट में, न्यूक्लियर में हमारा 24 घंटा हम बिजली पैदा कर सकते हैं। यस, स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज है, बिल्कुल सही है, एक ने बोला है बैटरी स्टोरेज है, बट बैटरी स्टोरेज अभी भी महंगा है। तो हमारे, जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे कोल से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए भी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस पे काफी काम हो रहा है कि हम लोग उसको लिथियम आयन बैटरी में स्टोर करें। इंडिया बहुत बड़े प्रोजेक्ट ला रही है, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही है लिथियम आयन बैटरी में, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज में। हम उसको पंप करके पानी को पहाड़ों में स्टोर करेंगे, फिर पानी जब नीचे आएगा तो उससे आपको फिर से बिजली पैदा होगा। जब आपका सनलाइट है, आप पंप करके पहाड़ों में ले जाइए पानी, जब सनलाइट नहीं रहेगा, पानी अब ग्रेविटी से आके आपके लिए बिजली पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक, इट इज अगेन अ बिग बज। अभी हमारा फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट, आप देखिए डीजल गाड़ियां बैन हो रही है दिल्ली में। आज के डेट में 10 साल से ऊपर डीजल गाड़ी नहीं चल सकती। हो सकता है 2027 के बाद डीजल गाड़ी मेट्रोज में टोटली बंद हो जाएगी। ये सब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, सो दैट कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी बहुत स्कोप में मार्केट है। तो इस लाइन में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत क्रिएट होगी। एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज भी हम लोगों को मालूम नहीं है कि कितने एफिशिएंटली चलाना है, घर में कौन सा चीजों को कब ऑन रखना है। इसके लिए भी बहुत, जितने भी कंपनीज रहती हैं उन लोगों को एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के कंसल्टेंट का काफी अच्छा स्कोप है। एनर्जी एफिशिएंसी पे भी बहुत R&D हो रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट भी काफी इंडिया में अभी आएंगे। फ्यूचर में वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट काफी आएंगे। आपके जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, घर का जो कचरा है, उस कचरे से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। अभी वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन कचरे को एफिशिएंटली यूज करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव आ रहे हैं जहां वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट आएंगे। तो फ्यूचर में ये काफी सारे आएंगे, अभी बहुत आ रहे हैं और ये बहुत बढ़ेगा। आने वाले कल में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में बहुत बढ़ेंगे। अभी किसी ने कमेंट में लिखा था ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन अभी सबसे सबसे पॉपुलर चीज अभी इंडिया में जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत अटेंशन मिल रहा है। और लो कार्बन, जितने हमारे फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करने के लिए, और सोलर पावर या जो भी पावर है हमारा, उसको स्टोरेज करने के लिए भी, स्टोर करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होगा। फ्यूचर में बड़ी गाड़ियां जो भी चलेगी वो सब हाइड्रोजन से ही चलेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हम उसके लिए जो पावर यूज करते हैं वो रिन्यूएबल पावर यूज करते हैं, इसीलिए ग्रीन वर्ड लगता है। वरना इट इज अबाउट, ये खाली हाइड्रोजन है, बेसिकली हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल रहेगा। लेकिन ग्रीन वर्ड अगर यूज हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो जनरेट होगा उसको हम रिन्यूएबल पावर से हाइड्रोजन जनरेट करेंगे।
अभिजीत मिश्रा जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स जो हम बात कर रहे थे, बीई एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत काम कर रहा है। वो सजेस्ट करता है कि आप एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी कैसे करेंगे, वो उसका ऑडिटिंग करता है कंपनीज का। उस एज ए एनर्जी ऑडिटर का भी एक अच्छा स्कोप है इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज में। देखिए, इंडिया में अभी टोटल पावर सेक्टर में 4,16 गीगावाट, 4,16,000 मेगावाट का पावर है। आप खाली इससे एक आइडिया इतना लीजिए कि अगर 4 लाख मेगावाट अगर है, 1 मेगावाट डालने में करीब करीब 5, 6, 7 करोड़ खर्चा आता है। 4 लाख इंटू 5, तो कितना वॉल्यूम ऑफ पैसा इसमें लगा हुआ है। तो किसी भी बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा लगेगा, उतना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएगा। तो ये हमारा पावर सिनेरियो है कि टोटल हमारा फॉसिल फ्यूल में अभी हमारा जो नॉन फॉसिल है 1,78,000 मेगावाट है, और फॉसिल फ्यूल में 2,37 मेगावाट है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2030 में ये रिवर्स हो जाएगा। 4 लाख से ज्यादा तो खाली फॉसिल फ्यूल, ये रिन्यूएबल से ही हो जाएगा। 4,50,000 हमारा जो टारगेट है। तो फ्यूचर में एनर्जी सेक्टर का जॉब अपॉर्चुनिटीज किस वॉल्यूम में आएगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब रिन्यूएबल में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? रिन्यूएबल में आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। रिन्यूएबल में आप अगर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में देखेंगे तो बड़े बड़े सोलर पार्क आ रहे हैं। वहां पे सोलर पार्क आ रहे हैं, विंड एनर्जी के से प्लांट्स आ रहे हैं, पावर विंड एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बड़े बड़े सोलर पार्क जो आ रहे हैं, उनमें क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसा है आपका? वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम रहता है, साइट असेसमेंट, आप जो सोलर प्लांट लगा रहे हैं इंस्टॉलेशन का काम रहता है, फिर ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। पावर आप जनरेट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रिड से कनेक्ट करना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। प्लस रिन्यूएबल में भी बहुत R&D हो रहा है। स्पेशली R&D किस में हो रहा है? स्टोरेज सॉल्यूशंस में, बैटरी के ऊपर बहुत R&D हो रहा है। पूरी दुनिया लगी हुई है लो पावर बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए। कितना जल्दी चार्ज हो सकता है बैटरी, और कितना देर देर तक चलेगा, और कितना कॉस्ट कम हो सकता है बैटरी का। तो बैटरी अभी बहुत R&D बैटरी में भी हो रहा है। सिमिलरली पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में, कोई भी पावर प्लांट में जनरेशन होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी पावर। तो उसमें आपका प्लांट ऑपरेशन में काम रहता है, मेंटेनेंस में काम रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम रहता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आदमी रहते हैं, तो इसका टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो इसमें वैरायटी ऑफ डोमेन है। मैं खुद प्लांट ऑपरेशन में काम कर चुका हूँ, मेंटेनेंस में काम कर चुका हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम कर चुका हूँ। तो ऐसे हर फील्ड में प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों का किसी का भी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में उनको लगता है कि उनका एक एज है, तो आप लोग उस फील्ड में चूज करके आगे जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस में जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, जो मेजर हमारे PSU, ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस, वेदांता, बहुत सारे कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं। इनमें जैसे जियोलॉजिस्ट का, एक ने अभी ग्रुप में लिखा था, जियोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे। इनके एक्सप्लोरेशन में जियोलॉजिस्ट, हर एक को जियोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है जो एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट का वहां पे रहता है, जियोफिजिस्ट का काम रहता है, ड्रिलिंग इंजीनियर्स की काम रहता है। तो इस तरह के ऑपरेटर्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन में भी काम रहता है। तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी ऑयल एंड गैस में अक्रॉस द लाइन बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी में, अगेन कमिंग टू एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे BE का आप बात कर रहे थे, एनर्जी एफिशिएंसी में पॉलिसी बनाने से लेके, मार्केट एनालिसिस से लेके, एफिशिएंसी को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इन सब में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये थोड़े से रिसर्च वाले काम हो जाते हैं। जिन लोगों का रिसर्च में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब R&D में आपका अभी लेटेस्ट जो आ रहे हैं, जितने आप देख रहे हैं, पहले लोग हम खाली कोयले से ही पावर जनरेट करते थे, पानी से ही करते थे, हाइड्रो पावर प्लांट। अभी क्या हो गया है, अब बहुत तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गए हैं। ये कैसे होते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आते हैं। लोग रिसर्च करते हैं कि हमारा पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन से हैं, कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो कॉस्ट कम करने के लिए क्या है। तो R&D में कोई भी अगर PhD कर रहे हैं, वो एनर्जी सेक्टर में अगर किसी भी डोमेन में अगर अपना रिसर्च करें, तो वहां पे कितना आप
पैसा कम कर सकते हो, कितना पॉल्यूशन कम कर सकते हो, हर फील्ड में आप अपना रिसर्च करके नए टेक्नोलॉजी आप ला सकते हैं, या जो कंपनीज इस नए टेक्नोलॉजी में काम कर रही है उनके साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। अब आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत स्टूडेंट्स का रहता है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, आईओसीएल हो, वहां पर, ये तो मैं खाली एनर्जी सेक्टर के कुछ बता रहा हूँ, और भी स्टेट पीएसयू भी रहते हैं। ओवरऑल कुछ नहीं तो आपके 60-70 ऐसे कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी हैं, जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, और 30-40 ऐसे हैं प्राइवेट कंपनीज बड़ी बड़ी जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। तो हर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, हर एक यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। जो भी जितने पीएसयूज हैं वो 1 महीने से लेके 2 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, और उस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आपको खाली आपके कॉलेज से चिट्ठी चाहिए रहता है। आप वो चिट्ठी उस कंपनी में भेज दीजिए। अगर आपका कोई भी, किसी को भी आप पहचानते हैं, वो आपके चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दे। नहीं भी पहचानने से, कॉलेज से चिट्ठी जाने से, हर पीएसयू साल में एक बार समर टाइम में इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग कराती है, और उसमें आपको अच्छा एक एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे आपके एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं खुद अभी बांग्लादेश में पोस्टेड हूँ। हम लोग अभी यहाँ पे बांग्लादेश में हमारे पावर प्लांट को चलाने के लिए हम लोग बहुत सारे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सैलरी रेंज है, जो टेक्नीशियन, मैं खाली ग्रेजुएट इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एनर्जी सेक्टर में आईटीआई, डिप्लोमा, मेजरली टेक्निकल लोगों का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियर, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंस में आपका कॉमर्स वाले की जरूरत होती है, सीए की जरूरत होती है, एचआर प्रोफेशनल की जरूरत होती है। सब तरह के डिपार्टमेंट रहते हैं। आपके ऑयल एंड गैस में मार्केटिंग वालों की जरूरत रहती है, आईओसीएल, एचपीसीएल, इन सब में मार्केटिंग के ह्यूज वो रहते हैं। लेकिन एनर्जी सेक्टर में मेजर जो इनटेक है वो टेक्निकल लोगों का है। हमारे यहाँ पे जो अभी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो हायरिंग कर रहे हैं, सैलरी जो रेंज होता है, बांग्लादेश जैसे जगह पे हम लोग जो अभी सैलरी दे रहे हैं पर मंथ, वो 45,000 से लेके 4 लाख तक का है पर मंथ। दैट टू मैं परमानेंट उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो हमारे यहाँ आएंगे। सिमिलरली आपके ओवरसीज में आप देखिए, अभी रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबली अच्छे प्रोफेशनल्स अभी भी शॉर्टेज है। किसी का अगर आप अगर कुछ साल अगर किसी भी कंपनी में आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो बाहर बहुत पोटेंशियल है आपके पूरे अक्रॉस द ग्लोब। चाहे वो यूरोप की बात करें, अभी आप देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट मैंने यहाँ लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी में 12.7 मिलियन जॉब बढ़े हैं पिछले साल। सोलर तो बहुत फास्ट ग्रोइंग है, साढ़े ऑलमोस्ट 4.3 मिलियन जॉब्स 2021 में ही प्रोवाइड किया है। सिमिलरली एशिया में अभी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। चाइना, इंडिया बिग वे में जा रही है रिन्यूअल में। एनर्जी का सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना और इंडिया ही है वर्ल्ड का। अगर अमेरिका को छोड़ दे, टॉप 3 में चाइना, इंडिया दोनों है। यूरोप में रिन्यूएबल का काफी है, स्पेशली विंड का सबसे ज्यादा, विंड एनर्जी का सबसे ज्यादा यूरोप में है। इस तरह से ब्राजील, मैक्सिको, हर कंट्री की अगर आप बात करें तो हर जगह ही ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं। तो देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द ग्लोब। हाँ, और जनरली जो आपको बता दूं, जो पब्लिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं, हमारे पब्लिक सेक्टर में जितने पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो हम बोलते हैं, यहाँ पे आपको बता दूं, चाहे वो आईटी, जितने हमारे जहां जहां पे प्लांट रहते हैं, उस प्लांट लेवल में आपका आईटीआई, डिप्लोमा, इन लोगों का वैकेंसी प्लांट लेवल में ही रिक्रूटमेंट होता है, और उनकी सैलरी अच्छी रहती है। पर मंथ सैलरी मिनिमम आपका 50,000 से स्टार्ट होता है। एक आईटीआई का ग्रॉस सैलरी 50,000 से शुरू होता है, और ग्रेजुएट इंजीनियर का सैलरी पर मंथ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5 टू 2.5 लाख के बीच में। सिमिलरली जो ग्रेजुएट इंजीनियर है वो गेट के थ्रू होता है, हमारे यहाँ पीएसयू में गेट के थ्रू इनटेक होता है। लेकिन आईटीआई, डिप्लोमा, इन लोगों के जो जॉब्स हैं वो सब
प्लांट लेवल में होता है, लोकल लेवल में ही रिक्रूटमेंट होता है। तो आप अगर किसी भी पीएसयूज के वेबसाइट को अगर फॉलो करेंगे, कोई अगर आईटीआई डिप्लोमा टेक्निकल है, तो ये रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं। अभी अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें। या तापस, काफी इंसाइटफुल सेशन है एंड मुझे ये पता है कि काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में आ रहे हैं। बहुत सारे पीएसयूज में, प्राइवेट सेक्टर में आए हैं। जियोलॉजिस्ट का भी यू गेव एग्जांपल। तो मैं एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो आज के पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है, वेरी स्पेसिफिक अराउंड जॉब्स। तो तापस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। तो ऑल राइट, सो बहुत सारे लोग यहाँ आज हमारे साथ जुड़े हैं, दे आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब आप कंपनीज के बारे में बता रहे थे तो इनका ये था क्वेश्चन कि ये कंपनीज कहाँ पे लोकेटेड है। व्हेन यू स्टार्टेड कवरिंग द नेम ऑफ एनटीपीसी और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ये कंपनीज कहाँ लोकेटेड है, वेयर इज ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है, और इसमें एंट्री रूट्स कैसे, मतलब सपोज मैं अगर आज की तारीख में एनटीपीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो आप उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि अच्छा कुछ जॉब सेंट्रल ऑफिस में रहते हैं, कुछ ऑन फील्ड रहते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना अच्छा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर मैं जैसे मैं एनटीपीसी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले एनटीपीसी से शुरुआत करता हूँ। एनटीपीसी में मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो एनटीपीसी में बेसिकली लाइक आई सेड, मैंने पहले ही बोला कि मेजर जॉब जो है एनर्जी सेक्टर में ये है टेक्निकल जॉब्स मेजरली, बट इट डजंट मीन कि बाकी लोगों की नौकरी नहीं है, बट मैक्सिमम इंटेक जो है टेक्निकल है। अब टेक्निकल मींस आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, और इनके अलावा एमबीए, एचआर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका भी रेगुलर निकलते रहता है। अच्छा, अब आते हैं टेक्निकल उस पे। जो आईटीआई डिप्लोमा है, आईटीआई डिप्लोमा लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है, ये हर पीएसयू के लोकल लेवल में होता है। मान लीजिए एनटीपीसी के जितने प्लांट हैं, हमारे प्लांट पूरे इंडिया में फैले हैं। हमारे 8-10 4-5 प्लांट मध्य प्रदेश में है, 4-5 छत्तीसगढ़ में है, 4-5 प्लांट बिहार में है, राजस्थान में है, हमारा महाराष्ट्र में है, यूपी में है। हर जगह से हमारे अलग अलग लोकेशन में प्लांट्स हैं। तो जो भी प्लांट रहते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट रहते हैं, उस प्लांट में आईटीआई और डिप्लोमा वालों का रिक्रूटमेंट वहीं से होता है। वहां के लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं और वेबसाइट में भी निकलते हैं, और वहां से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। और सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी भी काफी अच्छी रहती है। अब उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको जनरली न्यूज़पेपर, कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जब वैकेंसीज निकालती है तो हमेशा न्यूज़पेपर में आता ही है। अपार्ट फ्रॉम उनके वेबसाइट में आने से न्यूज़पेपर में भी आता है। अगर आप मान लीजिए हमारे एक प्लांट, अगर बनारस के पास हमारे 3 प्लांट है, विंध्याचल, सिंगरौली, रिहन। बनारस से 180 किलोमीटर में हमारे 3 प्लांट हैं। तो उनके जब भी वैकेंसी निकलता है, लोकल न्यूज़पेपर में आते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर में आता है और वेबसाइट में भी आता है। तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, और जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स का है, कोई अगर ग्रेजुएट इंजीनियर्स ज्वाइन है, तो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए सारे जो पब्लिक सेक्टर है, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, सब जगह पे मेजरली रिक्रूटमेंट अभी गेट के स्कोर कार्ड से होता है। आपको गेट देना पड़ेगा, गेट के स्कोर से। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी का गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब उसको लगता है मैं पब्लिक सेक्टर में नहीं घुस सकता, बट दैट इज, वहां पे आपका एंड नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो गेट के स्कोर के अलावा 1-2 साल के एक्सपीरियंस बेस पे ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी सारे पब्लिक सेक्टर से लेती है। उसका अगेन पेपर में ऐड आता है, वेबसाइट में ऐड आता है। सिमिलरली ये जो ग्रेट मैंने, तापस। अच्छा, बेसिकली जैसा आप बता रहे हैं कि सारे जो पीएसयूज हैं वो अपना जॉब वैकेंसीज न्यूज़पेपर पर निकालते ही हैं, एग्जैक्टली, वेबसाइट पे भी पोस्ट करते हैं। जो जनरली साइट वाले जॉब्स है वो डायरेक्टली साइट अपना निकालता है। जब जब जॉब राइट वैकेंसी राइट, ओपन यस, होती है तो हमारे लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक चीज ध्यान में रखना है कि प्लीज जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो एक न्यूज़पेपर है वो सब्सक्राइब कर ले, या बाकी राइट, न्यूज़पेपर्स में प्लीज चेक करते रहना कि कब जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रहे हैं। वेबसाइट पे यस, भी जरूर ट्रैक रखना।
क्योंकि सारे वेबसाइट पे भी पोस्ट होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलते हैं। राइट। तो ये तो रहा तपस एज फार एज PSUs वगैरह का। कुछ आज हमारे साथ काफी सारे BSc MSc स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। So as far as the qualification is concerned, especially for example BSc in chemistry, MSc in chemistry, so is there specific job opportunities oil, gas and energy sector में chemistry students के लिए? हाँ, केमिस्ट्री के लिए आई थिंक माय फॉल्ट, केमिस्ट्री का मैंने अपने एनटीपीसी का जब बताया, मैंने एमएससी का केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट एनटीपीसी में भी रहते हैं, हमारे यहाँ केमिस्ट रहते हैं, कोल का एनालिसिस, लाइमस्टोन का एनालिसिस, हमारे यहाँ जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो केमिस्ट्री का भी स्कोप है। केमिस्ट्री के भी वैकेंसीज एनटीपीसी के वेबसाइट में निकलते हैं जो केमिस्ट के लिए, और बाकी पीएसयूज के भी निकलते हैं। केमिस्ट्री का आपके अभी तो केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, केमिस्ट्री फिजिक्स इन लोगों का भी अच्छा खासा स्कोप है। बैटरी के इंडिया में बहुत बड़े बड़े एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बड़े मैसिव प्रोजेक्ट आ रहे हैं बैटरी स्टोरेज को लेके। जियोलॉजिस्ट का भी बहुत स्कोप है, जो जियोलॉजिस्ट हैं इन लोगों का बहुत स्कोप है। हमारा अभी पंप स्टोरेज को लेके हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आएंगे, तो जो एमएससी जियोलॉजी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी फिजिक्स है, इन लोगों का ही प्राइवेट सेक्टर में रिन्यूएबल में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगा, मैसिव आएंगे। इन लोगों को अच्छे प्रोफेशनल नहीं मिलेंगे, अभी इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। तो गवर्नमेंट के जो बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं रिन्यूएबल को लेके, इस पे अभी आप लोगों को, हाँ उसके पहले आई वुड सजेस्ट कि कोई भी कंपनी जब लेती है, अगर हमको भी आज लेना है, कोई जनरली हर कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहती है। आपको अगर कहीं पे भी एक्सपोजर मिल जाए, तो आप लोग अभी जितने भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आज, स्पेशली कोई भी अगर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात इस स्टेट में जाना चाहे, वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में ही सोलर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मोरलेस हर डिस्ट्रिक्ट में ही सोलर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो आप लोग कहीं से भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर आप एमएससी करके जो भी खाली बैठे हैं, तो इट आई वुड सजेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप बड़े कंपनी में अप्लाई करिए, क्योंकि छोटी बड़ी बहुत कंपनियां है। जैसा मैंने बताया, मोर देन 4000 कंपनीज है रिन्यूएबल पे आज की डेट में। तो आप बहुत ज्यादा 4000, क्वाइट अ लॉट ऑफ कंपनीज। जो हाँ, मतलब बहुत, हमने से मुझे भी आइडिया नहीं था कि 4000 कंपनीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। दैट्स क्वाइट अ लॉट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के तो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक कंपनी 50-100 लोगों को रिक्रूट कर रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर कोई कर रही है, हर की जरूरत है। देखिए, एनर्जी सेक्टर ऐसा है कि इनकी जो लाइफ बहुत ज्यादा होती है। मैं एक चीज थोड़ा सा फंडामेंटली आप लोगों को बता दूं, कई बार कोई आपको ये बोल सकता है कि यार कोल बेस्ड में अभी नौकरी ढूंढ के फायदा नहीं है। एक कोल बेस्ड पावर प्लांट, अगर एक थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, उसकी लाइफ मिनिमम 25 ईयर्स की रहती है। और अभी भी कोल बेस्ड हमारे एनटीपीसी के भी और 3-4 बड़े बड़े कोल बेस्ड पावर प्लांट आएंगे। कुछ आ रहे हैं अभी और 3-4 आएंगे। मतलब जब आएंगे और उसके बाद भी एक एक प्रोजेक्ट आपके हजारों करोड़ों के रहते हैं। एक एक प्रोजेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3-4 हजार लोग इंगेज रहते हैं। मतलब 3-4 हजार लोगों को नौकरी मिलती है। और उनकी लाइफ जो है, एक थर्मल पावर प्लांट का लाइफ 25 साल मिनिमम रहता है। तो अगर आज भी अगर आपको लगे कि मैं थर्मल बेस में घुसता हूं, तो आपकी जॉब स्टेक पे नहीं है, रिस्क नहीं है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस उसको तो चलाना ही है, गवर्नमेंट को, कंपनीज को चलाना है। तो एक बार आप घुसेंगे तो वो तो अगले आपके रिटायरमेंट तक वो रहेगा। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं रहे। सिमिलरली हाइड्रो की 40 साल की लाइफ रहती है। आज कोई एक हाइड्रो पावर में का एक्सपर्टीज लेता है तो उसको 40 साल तक वो सिक्योर है। और हाइड्रो तो और आगे भी रहेगा। सोलर प्लांट जो आज बन रहे हैं, जो भी सोलर प्लांट मैं आज एक डाल रहा हूँ, मैं तो 25 साल का गारंटी खुद दे रहा हूँ गवर्नमेंट को कि 25 साल तक मैं इसको इस रेट में दूंगा। तो 25 साल तक तो वो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लेकिन पुराने वाले दे आर गोइंग टू स्टे इन द मार्केट, वो मार्केट में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कहीं पे थर्मल पावर प्लांट में काम किया है, आपका कोई है, आप वहां पे काम कर सकते हैं, कोई आपको बोल दे नहीं अभी तो खाली सोलर में ही जाना है, ऐसा नहीं है। दैट इज गोइंग टू स्टे। तो हर फील्ड में ही आपकी नौकरी का स्कोप है। Great, Tapas. I think that's a very hopeful, something that you have shown to the job seekers who has joined us today. क्योंकि देखो, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आई थिंक जो जॉब सीकर्स हैं, उनको सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज की तलाश अपना कंटिन्यू रखें। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जैसा कि आपने बोला कि पहले थोड़ा
एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप कर ले, कुछ कहीं पर भी थोड़ा बहुत। एंड तापस, एक लास्ट सवाल, फाइन। मैंने सुना है कि बहुत सारे जैसे मिडल ईस्ट जहाँ पे बहुत ऑयल रिग्स हैं, फाइन, आपने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का दिखाया था। सो इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी स्पेशली मिडल ईस्ट में काफी जॉब ओपन होते हैं और इंडियंस काफी जाते हैं वहाँ पे। एंड जहां तक मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके जाते हैं, तो जो यहाँ पे डिप्लोमा बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मिडल ईस्ट में कैसे वो, हाउ टू सर्च फॉर दिस जॉब्स, कैसे इसका पता कहाँ से चलेगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में बेसिकली तो देखिए, मिडिल ईस्ट में फ्रेशर्स का कम रहता है। थोड़ा बहुत जिनका भी एक्सपीरियंस है, इट इज वेरी इजी टू गो टू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जाने के जो सबसे इजी वे है मिडिल ईस्ट के लिए, मैक्सिमम दे हायर थ्रू कंसल्टेंट्स। मेजरली वो लोग कंसल्टेंट्स के थ्रू हायर करते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी है, जैसे मिडिल ईस्ट में मेरे को अगर आज मुझे अगर रशिया से प्रोफेशनल चाहिए, तो मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है, तो मेरे लिए सबसे आसान क्या होगा कि मैं वहाँ के किसी कंसल्टेंट को बोलूंगा मुझे 5 इंजीनियर चाहिए, 3 डिप्लोमा वाले चाहिए, 2 चाहिए, आप मेरे को रिक्रूट करके दे दो। क्योंकि मैं वहाँ जाके रिक्रूट करना मेरे लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। मेरे को वहाँ का आइडिया नहीं है कौन सा कॉलेज अच्छा है क्या है। तो जनरली मिडिल ईस्ट वाले क्या करते हैं, ये लोग कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं। कंसल्टेंट जो कंसल्टेंट फर्म रहते हैं, जो एजेंसीज रहते हैं, तो आप उन एजेंसीज के साथ आप अपना बायोडाटा बना के एजेंसीज के साथ आप रजिस्टर कर लीजिए। दे चार्ज, नो डाउट, वो फ्री सर्विस नहीं देते, वो चार्ज करते हैं। बट बिफोर दैट आई विल गिव अ पीस ऑफ एडवाइस। कभी भी आप, सबसे पहले तो आप खाली मत बैठिए। अगर आप आगे आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको नौकरी ही करना है, तो नौकरी की कोई तैयारी नहीं होती है। खाली नौकरी की तैयारी नहीं होती। आप कोई भी कंपनी में पहले घुस जाइए, कहीं पे भी करिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इट इज अबाउट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहां से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लोगों को प्रोफेशनल नहीं मिल रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटीज है ना। हमारी कंपनी में हमको अगर आज एक वेल्डर चाहिए, हाई प्रेशर वेल्डर मार्केट में नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आज पावर प्लांट में हाई प्रेशर वेल्डर चाहिए, नहीं मिलता है। आपको एक स्किल्ड रिगर चाहिए, नहीं मिलता है हमको। हम लोग को एक्सपर्ट, जिनका एक्सपर्टीज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, आज के डेट में नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर्स आर विलिंग टू पे, बहुत ज्यादा पे करने के तैयार, उसके बाद भी प्रोफेशनल्स की कमी हो गई है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी बहुत इनिशिएटिव चला रही है, आईटीआई, डिप्लोमा। लोगों को लगता है आईटीआई छोटा जॉब है, आईटीआई करके आप अच्छा कमा सकते हो, अच्छा ग्रोथ है। एनर्जी सेक्टर में टेक्निकल लोगों का बहुत ग्रोथ है। तो आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सपीरियंस में आप खाली काम करने का सीखिए 1-2 साल। मिडिल ईस्ट में जाना बहुत ईजी है। आप डायरेक्ट भी वैकेंसीज निकलते हैं, ऐसा नहीं कि खाली एजेंसी के थ्रू ही होती है। आप अगर टाइम्स एसेंट उठाएंगे, वेबसाइट देखेंगे, आप थोड़ा सा अपने अगर कोई भी इंटरनेट में सर्च करेंगे, डेली आपको सैकड़ों नौकरियां दिखेगी, डेली बेसिस पे सैकड़ों नौकरियां। एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एनर्जी सेक्टर में महीने में मिडिल ईस्ट में सैकड़ों नौकरियां निकलती है, जो आप डेली देख सकते हैं। तो लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि खाली मत बैठिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए। फिर आपको शुरुआत में लगता है कि सैलरी कम है, हर कोई शुरुआत में ज्यादा तनख्वाह नहीं देता है। जैसे पब्लिक सेक्टर है, दे गिव यू इनिशियल सैलरी वेरी हाई, बट प्राइवेट सेक्टर में भी दे नहीं दे। लेकिन अगर आपका एक्सपर्टीज है, आप अगर एक्यूमेंट डेवलप कर लेते हैं, देन देर इज द कैरियर ग्रोथ बहुत ईजी हो जाता है। बहुत सैलरी है, बहुत पैसा है। मैं आपको अपनी यही का मैंने एग्जांपल दिया, बांग्लादेश का। हम लोग 45,000 मिनिमम से लेके 4-4.5 लाख तक का सैलरी दे रहे हैं एक आईटीआई से लेके ग्रेजुएट इंजीनियर्स का पर मंथ, यही हमारे प्लांट में। क्यों? जिन किनको दे रहे हैं, जिनके पास 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस। Wonderful, Tapas. That's again a good insight about Middle East में कैसे job opportunities. एक जने ने एक, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग प्रवीण, एक जने ने मैसेज लिखा है कि टेल मी फॉर सेफ्टी ऑफिसर जॉब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं आई अपोलोजाइज कि मैंने सेफ्टी एस्पेक्ट को कवर नहीं किया। सेफ्टी मेजर, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, इंडिया में पहले सेफ्टी को हम लोग बहुत ओवरलुक करते थे, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी भी ओवरलुक करती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ रहा है, लोगों का सेफ एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रहा है, लोग सेफ्टी का महत्व को भी समझ रहे हैं। हर कंपनी
एवरी कंपनी, यू नेम अ कंपनी, वहां पे सेफ्टी ऑफिसर की आज की डेट में जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, आज भी बड़े अच्छे अच्छे कंपनी में भी हमारे जैसे एनटीपीसी जो एक महारत्ना कंपनी है, यहाँ पे भी हमारे जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं उनके पास अच्छे सेफ्टी ऑफिसर्स नहीं है। सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको मैसिव अपॉर्चुनिटी है। सेफ्टी के कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है अच्छे, जहां से आपके फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज होते हैं, इंजीनियरिंग भी करवाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल अगर आईटीआई है, डिप्लोमा है, अगर वो साथ में सेफ्टी का कोर्स कर ले, टेक माई वर्ड्स, उसके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी। अगर साथ में सेफ्टी का है, खाली उसको अपने बायोडाटा में लिखना है कि हाँ सेफ्टी ऑफिसर है अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। अरुण शर्मा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन वो किया सेफ्टी ऑफिसर का। तो ये सेफ्टी ऑफिसर्स नो डाउट इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी। तो अब जो देखिए एक इंस्टीट्यूशनल गैप होता है, जहां पे भी पहले जो नहीं था, अभी एक सेफ्टी भी एक इंस्टीट्यूशनल गैप हो गया है। लोगों को सेफ्टी के बारे में मालूम नहीं कि सेफ तो करना है, बट हाउ, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस को कैसे एडहियर करना है, उसके लिए क्या क्या करना है, अधिक कंपनीज को नहीं मालूम, इंडियन कंपनीज को नहीं मालूम। आज भी ये सारा सेफ्टी का कंसल्टेंसी बाहर की कंपनीज बहुत पैसा कमा के जा रही है हमारे यहाँ कंसल्टेंसी देके। तो सेफ्टी पे आप घुसिए, देयर इज क्वाइट लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। यस, हाँ प्रवीण। Thanks. Yes. So I think that's definitely because सारे PSUs, सारे कोई भी इवन एयरपोर्ट देख लें, सब जगह फायर एंड सेफ्टी पे तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्डिंग्स में है आजकल, बड़े जो बड़े हाई राइसेस हैं, बिल्डिंग, सब जगह फायर एंड सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अरुण, आई थिंक बस आपको ये देखना है कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है और सेक्टर कौन सा आइडेंटिफाई करना है। मैं आज सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आपको पहला काम करना है सेक्टर आइडेंटिफिकेशन, कौन से सेक्टर में जाना है। जॉब सारे सेक्टर्स में है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे सेक्टर वाइज आपके जॉब्स आइडेंटिफाई करने हैं। आज हमारे साथ एक 12th का स्टूडेंट भी है, बिकॉज वो स्टूडेंट ने पूछा कि 12th के बाद किसकी तैयारी करनी चाहिए। सो लार्जली आपका नाम है नहीं यहाँ पे, तो मैं, बिकॉज हम लोग करियर काउंसलिंग फील्ड से हैं, हमारी कंपनी करियर काउंसलिंग करती है, तो सबसे पहला मैं बोलूंगा स्टूडेंट को आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप पहले करियर आइडेंटिफाई करिए, उसके बेसिस पे सुटेबल कोर्सेज आइडेंटिफाई करो एंड देखो किस एरियाज में आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएटर है, उसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई वो करियर। उसके बाद कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम, सो काफी सारी चीजें आफ्टर 12th दैट यू कैन परस्यू। So that is it, Tapas. I think there are not many more questions. मैं थोड़ा सा नेशनल करियर सर्विस के इनिशिएटिव के बारे में भी आज पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ, उनकी वेबसाइट उनको ले जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच तापस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट हैज बीन एब्सोल्युटली अ वंडरफुल सेशन। काफी हेल्प रहेगा लोगों को ऑयल, गैस एंड एनर्जी सेक्टर में कैसे जॉब्स को आइडेंटिफाई। Thank you, Praveen. Pleasure was mine, and thank you all the participants. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोग सब यहाँ पे आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं ये मानता हूँ कि आप सबने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे अपना नाम रजिस्टर किया होगा। आपको सारे सेशंस के बारे में, सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बिकॉज मैं भी रजिस्टर्ड हूँ नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में, जस्ट टू अंडरस्टैंड, यूथ को बताने के लिए, बहुत सारे यूथ को मैं बताते रहता हूँ नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में आप जरूर रजिस्टर करना, बिकॉज काफी सारे जॉब पोस्टिंग वहाँ पे होते हैं डायरेक्टली बाय नेशनल करियर सर्विस, या फिर बहुत सारे नेशनल करियर सर्विस पार्टनर्स भी अपना जॉब्स पोस्ट करते रहते हैं। सो प्लीज, जैसे मैंने भी आई हैव लॉग्ड इन, मैंने अपना साइन अप किया, उसके बाद मैंने कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कीवर्ड सर्च किया ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस जब मैंने सर्च किया कीवर्ड, तो ये बोथ मैंने सेलेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया डायरेक्ट जॉब पोस्टिंग बाय नेशनल करियर सर्विस पार्टनर्स। तो जैसा कि तापस बता रहे थे कि मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर फॉर टेक्निकल एंट्री। अगर आप यहाँ देखेंगे ज्यादातर सारे टेक्निकल एंट्री वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आज बीकॉम ग्रेजुएट्स भी थे, कुछ लोगों ने नॉन साइंस स्टूडेंट्स से पूछा बीए वाला। सो आई थिंक ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी जहां तक मुझे भी दिख रहा है, यहाँ देखिए कि इट इज मोर फॉर दी टेक्निकल एंट्री, बट जरूर होप
आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए बीकॉम ग्रेजुएट। तापस जी ने ये भी बताया था कि क्या बोलते फाइनेंस, ऑयल एंड गैस में फाइनेंस जो फील्ड है उसमें भी तो लोगों को बीकॉम ग्रेजुएट्स को देखते हैं। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज हैं, कोशिश करते रहना चाहिए। बीकॉम जो बीए स्टूडेंट्स हैं उनको ये देखना चाहिए सेल्स वगैरह में कोई अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, नॉट ओनली इन ऑयल एंड गैस बट मेनी अदर फील्ड्स एज वेल। जो या आप कोर एजुकेशन सेक्टर देख सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, आपको बस सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट फिल्टर्स भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसे ऑयल एंड गैस मैंने डाला तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है, आईटी कम्युनिकेशन, ऑपरेशन सपोर्ट, वाटर सप्लाई, फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जॉब लोकेशन वाइज भी, स्टेट वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स। फिर देखो काफी अच्छे सारे जॉब्स यहाँ लिस्टेड है। जैसे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, यहाँ पे दी पर एनम सैलरी इज क्लोज टू 20 lakhs। काफी अच्छे जॉब्स लिस्टेड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइनर, अगेन 20 lakh CTC। सो इवन सैलरीज भी मेंशन्ड है। तो आपका जितना जो आपका ड्रीम है सैलरी को लेके, उसके बेसिस पे भी आप अपना फिल्टर कर सकते हैं, उसके हिसाब से जॉब देख सकते हैं। जैसे देखो वांटेड वेल्डर्स, देखा तापस जी ने बताया था वेल्डर्स चाहिए, दिस मस्ट बी स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट 2,40,000 rupees, 20,000 rupees पर मंथ सैलरी फॉर अ बिगिनर। और कोई भी डिग्री हो सकता है, ये कोयम्बतूर में चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आप लोग सबको व्हाट यू शुड कीप इट इन माइंड इज दैट आज बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जॉब पोस्टिंग्स होते रहते हैं। सो व्हाट यू ऑलमोस्ट डू इज दैट अपने जहां पर भी हो सके, whether it is नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, अदर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, मैं सारे जॉब सीकर्स को, यंग ग्रेजुएट्स को मैं पहला काम बोलता हूँ कि पहले आप 50 कंपनीज का नाम लिस्ट कर लो आफ्टर आइडेंटिफाइंग सेक्टर। पर आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उस 50 कंपनीज में कैसे जॉब्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना रिज्यूमे वैसे बिल्ड करें। 50 अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाएं, 50 कंपनी में लिंक्डइन पे सर्च करें कौन सूटेबल उस जॉब प्रोफाइल में है, उस कंपनी में टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर कौन है, एंड उसके बेसिस पे मतलब यू शुड गो ऑल आउट व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। मतलब 3 महीने का एक्सरसाइज होता है, एंड आई कैन एश्योर यू दैट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब नहीं मिले। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। आप सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेक्टिव सेशन था। तापस जी, once again thank you so much for this wonderful session, and we will look forward to your support to भारत के यूथ के इंटरेस्ट में we have to create a lot more opportunities for our youngsters, and thanks to everyone. Thank you so much, and thank you to UNICEF Yuva and National Career Service. See you. Okay, thank you. Thank you.